बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और अपने तमाम देखने वालों को आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, हम सब ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और ये कौन सा इंसान है जो नहीं चाहता कि वो कामयाब ना हो। लेकिन हमारे लिए, हर इंसान के लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस इस चीज़ का नाम है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। कुछ लोगों के लिए सक्सेस इस चीज़ का नाम है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो आप हो लेकिन आपके पास दिल का सुकून भी हो। सो पर्सन टू पर्सन ये जो डेफिनेशन है वो वेरी करती है। लेकिन सक्सेस का मतलब एक ये भी होता है कि आप कितना ज़्यादा ऊंचा क्लाइम करते हैं, कितना आप काबिल हो जाते हैं किसी भी टारगेट को, गोल को अचीव करने में और कितने अच्छे तरीके से कोई भी काम सर अंजाम देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो आपका सर्कल है, सोशल सर्कल है, सोसाइटी है, ये पूरी दुनिया है, आप अपने रवैये के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए, अपनी स्ट्रगल्स के ज़रिए, अपनी एफर्ट्स के ज़रिए कितनी पॉजिटिव चेंजेस दूसरों की ज़िंदगियों में लाते हैं, इस दुनिया के लिए लाते हैं। सो असल में सक्सेस इस चीज़ का भी नाम है कि आप खुद तो कामयाब हो, डेफिनेटली हर इंसान का दिल करता है, लेकिन आपकी ज़ात ऐसी हो कि दूसरों को भी नफ़ा आपसे पहुँचे, इस सोसाइटी को आपसे नफ़ा पहुँचे और दूसरों की ज़िंदगियों में भी आप निखार ला सकें। एनी हाउ, इसी के साथ मज़ीद अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे। आज के करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। US डॉलर से हम स्टार्ट करते हैं जनाब। 288 रुपीज़ में US डॉलर आपको मिल सकेगा। यूरो जो है वो 315.5 में मिल सकेगा। ब्रिटिश पाउंड जो है वो 360 में मिल सकेगा। UAE दिरहम 78.2, सऊदी रियाल 76.2, कवेती दिनार 925.95, कैनेडियन डॉलर 212 में आपको मिल सकेगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 188 रुपीज़, ओमानी रियाल 736.27 में आपको मिल सकेगा। इसी के साथ ही हम मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहली हमारे पास जो स्टोरी है वो ये है कि बिना किसी ट्रेनिंग के घर पर कुंदन के ज़ेवरात का कारोबार शुरू करने वाली एक खातून है और इन खातून को भी अभी आप विजुअल्स में देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप इन ज़ेवरात को भी देख सकते हैं कि किस अंदाज में इन्होंने बग़ैर किसी ट्रेनिंग के इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये महारत, टैलेंट कह लें, स्किल कह लें, ये हासिल किया। और ये ज्वेलरी जो है ये टोटली हैंडमेड है और इसको तैयार किया। बिकॉज़ जब हम कुंदन की बात करते हैं ना तो इसकी ज्वेलरी को तैयार करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस और ये कोई इतना सौखा काम नहीं कि आप बग़ैर ट्रेनिंग के ही कर सकें। सो येस, ये खातून इस काम में सक्सेसफुल हो गई और बड़ा सक्सेसफुली अपना जो बिज़नेस है उसको लेकर चल रही हैं। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और अगली स्टोरी की तरफ आएंगे तो हम बात करेंगे बैनुल अक़वामी सर्च इंजन गूगल की, जिसने पाकिस्तान में पहली ऐप ग्रोथ लैब के क़याम का ऐलान कर दिया है। अगले 4 मंथ्स में इस पर प्रॉपर वर्किंग के बाद इसको बाकायदा तौर पर लॉन्च भी कर दिया जाएगा। और अगर हम देखें तो पिछले साल गेमिंग ग्रोथ लैब का क़याम अमल में लाया गया था, जिसके बाद अब गूगल ने एक पाकिस्तान के लिए नई ऐप ग्रोथ लैब के क़याम का ऐलान किया है। बेसिकली ये जो ऐप ग्रोथ लैब है, इसे होगा क्या, इसको यूटिलाइज़ करते हुए जितने भी पाकिस्तान के स्टूडियोज़ हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, इसके साथ साथ जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनका जो ऑलरेडी कारोबार है, जो वो बिज़नेस कर रहे हैं, उसकी तरक्की की रफ्तार उसको तेज़ कर सकते हैं। तो ये अगले 4 महीनों में ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल होगी। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और यहाँ पर हम एक ऐसे शख्स का जिक्र करना चाहेंगे जो कि इतना खुशकिस्मत है और उसकी जो लॉटरी निकली वो एक मुनफरद अंदाज में निकली। चाइना की हम बात करें तो वहाँ पर कोविड के बाद एक तवील अरसे तक कारोबार भी बंद रहे। वैसे तो पूरी दुनिया में ही रहे लेकिन चाइना में भी रहे और उसके बाद मुख्तलिफ कंपनीज़ जो थी वो कई कई महीने बंद रहीं और कुछ कंपनीज़ तो ऐसी थी जो तकरीबन 2-3 साल भी बंद रहीं। सो इसी में से एक कंपनी ऐसे है जो तकरीबन 3 साल बाद जो है वो दोबारा ओपन हुई और उसमें इन्होंने एक अपने लिए एनुअल डिनर का अहतमाम किया। और हुआ क्या कि इस डिनर में एक शख्स का एक मुनफरद अंदाज में इनाम निकला और वो इनाम ये था कि ये शख्स पूरा साल छुट्टी कर सकता है अपनी कंपनी से और इसको वो जो छुट्टियां हैं वो पेड दी जाएंगी, यानी कि उसकी तनख्वाह अदा की जाएगी। अच्छा, अब इसकी रिप्लेसमेंट में
किसी और बंदे ने आना था, तो फिर कंपनी ने कहा कि हमने तुम्हारी रिप्लेसमेंट में तो कोई बंदा रखना है ना, तो ये भी हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन है, बट इट्स टोटली अप टू यू कि तुम ही काम करो, लेकिन तुम्हें एक पे जो है वो पूरे साल की बोनस के तौर पर मिली जाए, और ऑब्वियसली जो तुम काम कर रहे हो उसके भी पैसे मिलें। सो एक मुनफरद अंदाज में कुरंदाजी की गई, कुरंदाजी में पूरे साल की छुट्टियां, बमा तनख्वाह जीत जाने वाला ये चाइना का नौजवान है। व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो की हाइलाइट्स आपके सामने रखेंगे। जनाब, शियाटिका का दर्द क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, आज हम इस पर बात करेंगे। मज़ीद हम बात करेंगे, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेटे या बेटी की वक्त पर शादी के लिए क्या ज़रूरी है, और बार बार रिश्ता रिजेक्ट होने की वजह से जो लड़का और लड़की ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। सो नफ्सियात पर किस अंदाज में ये तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में एक अच्छी और मजबूत पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, और हम शियाटिका के पर बात करेंगे। और शियाटिका की जब हम बात करते हैं, इट्स बिकमिंग वेरी कॉमन। इतनी कॉमन थी तो नहीं, लेकिन ये सब हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनमें से जितने भी लोगों से हम सोशलाइजिंग करते हैं, तो उनमें से तकरीबन 1 या 2 लोगों का पता लगता है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम था, बट विद ट्रीटमेंट इसका इलाज यकीनी बनाया गया, ठीक भी हो गया। लेकिन वाई इट्स बिकमिंग मोर प्रेवलेंट, पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा कॉमन हो रहा है, प्लस इसके रीजंस क्या है, ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हाशिम हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि हाउ वुड यू डिफाइन दिस पेन, शियाटिका का जो दर्द है, इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे लोगों को? मैडम, बेसिकली शियाटिका का प्रॉब्लम जो है, ये इसमें सिंपली आपकी जो कमर से नर्व निकल रही होती है, इसको शियाटिक नर्व बोलते हैं। आसाब जो हमारी कमर से निकल के पूरी टांग को सप्लाई करती हैं, उस पर दबाव आ जाता है, या तो वो कमर में दबाव आता है या फिर हिप के नीचे दबाव आता है। तो उस दबाव की वजह से पूरी टांग में पिछले हिस्से की तरफ कमर से लेकर एड़ी तक दर्द जाती है। तो इसको हम शियाटिका का दर्द बोलते हैं। समझा ऐसा जाता है कि ये एक डिज़ीज़ है, बीमारी है, लेकिन ये सिम्टम्स होते हैं सादा अल्फाज में, कि ये अलामत है कि कहीं ना कहीं आपके दबाव अब आ गया है, उसको ट्रीट करें। अगर इनिशियली अर्ली टाइम में इसको ट्रीट कर लिया जाए तो ये प्रोलॉन्ग नहीं होता। पेशेंट आते हैं, वो बहुत अरसे बाद, कई महीनों बाद हमसे ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, फिजियोथेरेपी करवाने आते हैं। कुछ सेल्फ़ रेमेडीज़ कर रहे होते हैं, कुछ मेडिसिन्स यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ सेल्फ़ रेमेडीज़ के अलावा ऑनलाइन चीज़ें देख रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा आप कंसल्ट कर लें। अगर हिप में पेन है तो हम उसको एड्रेस करते हैं, अगर बैक में पेन है तो हम उसको एड्रेस करते हैं। लेकिन सादा अल्फाज में पूरी कमर में से निकल के पूरी जो एड़ी तक दर्द जाता है, इसको शियाटिका का। ये राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड? किसी भी साइड पे हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है, कि आपकी हिप से और कमर से एग्जैक्टली पूरी एक पाथ के अलोंग जो ये पेन है वो ट्रेवल करते करते आपकी टांग के ज़रिए एड़ी तक जाती है। और ये समटाइम्स कुछ दर्दें ऐसी भी होती हैं ना जिनको आप टॉलरेट कर लेते हैं। सो ये टॉलरेट हो सकती है या ये बहुत तकलीफ दे होती है? इनिशियली जब ये स्टार्ट होती है ना, तो पेशेंट इसको टॉलरेट कर रहा होता है। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। आजकल अगर हम अपना लाइफस्टाइल देखें तो उसमें ज़्यादा बैठना और ज़रा चेयर पे ना थोड़ा लीन डाउन होकर ईजी होकर बैठना, उससे क्या होता है कि हमारे हिप पे बहुत ज़्यादा ज़ोर आता है, ख़ास तौर पे उस एरिया पे जिधर से वो नर्व गुजर रही है। उधर एक मसल होता है, उसको पिरिफॉर्मस मसल बोलते हैं। वो मसल स्वेल कर जाता है, उसकी वजह से जब वो मसल स्वेल करता है तो सारे का सारा जो दबाव है वो नर्व पे आता है, तो पूरी टांग में दर्द जाना शुरू हो जाती है। तो पेशेंट को शुरू में थोड़ी कम दर्द होती है, अगर वो इसको इग्नोर करे, इस एहतियात ना करे, इसका ट्रीटमेंट ना करे, तो फिर वो इतनी क्रॉनिक हो जाती है कि वो एक तो पूरी टांग में भी रहती है, और कुछ पेशेंट इस हद तक टेढ़े मेढ़े होकर हमारे पास आते हैं फिजियोथेरेपी करवाने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आपने कहा है कि शियाटिका का दर्द इज़ अ साइन और सिम्टम है। अब ये किस बीमारी के लिए साइन एंड सिम्टम जो है इसको समझा जाए कि अब अलार्मिंग सिचुएशन है, बीमारी कौन सी है इसके पीछे? इसकी बीमारी एज सच अगर हम डिफ़ाइन करें तो अगर इसको आप ट्रीट नहीं करते
तो इसकी वजह से सैक्रोइलिक जॉइंट डिसफंक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे हिप के पीछे जो सैक्रोइलिक जॉइंट होता है कमर के निचले हिस्से में, उसकी स्वेलिंग हो सकती है। कमर में डिस्क के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर इसको हम ट्रीट ना करें, गलत एंगल्स पे बैठें और इसको लेकर हम चलते रहें। उसके अलावा मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। मस्कुलर वीकनेस ये होता है कि हमें चलने में प्रॉब्लम आती है, हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है और ये अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि कोई एक बड़ी बीमारी, तो कमर दर्द की वजह बन सकता है, कूल्हे के दर्द की वजह बन सकता है और टांग में कमज़ोरी की वजह बन सकता है अच्छा, sciatica। ये तमाम चीज़ें ट्रीटेबल हैं? बिल्कुल ट्रीटेबल हैं। पेशेंट्स कभी कभार बहुत डिप्रेस्ड होते हैं कि जी क्या हम ज़िंदगी कभी ठीक हो पाएंगे और क्या इसका हल ऑपरेशन ही है। लेकिन अगर अर्ली इसको ट्रीट कर लिया जाए तो आप बड़ा लाइक विद इन फ्यू वीक्स बेहतर हो जाते हैं और आपको किसी भी सर्जिकल ऑप्शन की तरफ नहीं जाना पड़ता। अच्छा, कौन कौन से लोग वैसे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस कंडीशन को कैच करने में, या जिनमें हम sciatica का दर्द देख सकते हैं? अगर मैं बात करूँ, ख़वातीन का अमूमन ना पेल्विस वाइड होता है और वो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा है वो प्रोन है। जो क्रॉस सेटिंग में लोग बैठते हैं, चौंकड़ियाँ मार के लोग बैठते हैं, उनके जिस तरह टेलर्स हैं उसमें कॉमन है। ड्राइवर हजरात जो बहुत लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं उनमें कॉमन है, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको बहुत देर तक बैठना पड़े, एक ही पोजीशन में एक ही आप position में। बैठे रहें या खड़े रहें। उसमें ज़्यादा दबाव हमारे हिप्स पर आता है, उसमें ये बहुत कॉमन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने कहा कि sciatica का दर्द बेसिकली है क्या कि पूरे कमर से आपकी हिप और हिप से ट्रैवल करता हुआ टांग और टांग से एड़ी तक आए। बिल्कुल। अभी मैंने रिसेंटली एक अपने फैमिली में ये केस ऐसा देखा कि डॉक्टर्स कंफ्यूज कर रहे थे कि बहुत अरसे से तकलीफ़ है टांग में, तो ये sciatica का दर्द है। वो इलाज sciatica का करते रहे तकरीबन 1.5 साल। एंड पे मालूम हुआ कि जो टांग का ऊपर वाला हिस्सा था वहाँ पर कैंसर था, और वो एक डिफरेंट नौयत का कैंसर था, वो बड़ा रेयर कैंसर होता है। अब यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये sciatica का दर्द है, ये किसी और वजह से दर्द है, ये उससे भी कोई आगे की एडवांस किस्म का पेन है, या ये नॉर्मल वैसे भी तो हमारे कोई मसल पुल हो जाता है तो जो इफेक्टेड रीजन होता है वहाँ पे तकलीफ शुरू हो जाती है। तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट? इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको ना कंसल्ट करना चाहिए एक अभी प्रोफेशनल से। कंसल्टेंट की तो बात बता रही हूँ, 1.5 साल तक वो sciatica का दर्द कहते रहे। अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ये इस तरह के पेशेंट मिस डायग्नोज हो जाते हैं। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन समहाउ ऐसा हो जाता है मेडिकल प्रोफेशन में। सिस्टम्स जहाँ, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, कभी कभार सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से पेशेंट कभी कभार प्रॉपरली डायग्नोज नहीं होता। तो किस तरह पता लगता है? पेशेंट की हिस्ट्री से चंद क्वेश्चन हम पूछते हैं। उसका लाइफस्टाइल कैसा है, बैठने का अंदाज़ कैसा है, कोई चोट तो नहीं लगी, कितने अरसे से दर्द है, किस पैटर्न में दर्द है। अब एक पेशेंट कहता है मुझे दर्द ही सिर्फ घुटने तक होती है, टांग में जाती नहीं, तो वो sciatica की दर्द नहीं है। एक पेशेंट कहता है मुझे सिर्फ कमर में ही दर्द होती है, मुझे दर्द हिप्स में या टांग में भी नहीं जाती, तो वो sciatica की पेन नहीं है। तो इसका एक पैटर्न होता है पेन का, तो उस पैटर्न को देखकर और वो पैटर्न यही है कि पूरी कमर से लेकर पूरी टांग में जाती है, और उसको हमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल के साथ और उसकी एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं टिपिकल सिम्टम्स। लेकिन अगर आपने बात की कैंसर की या कोई ऐसी बीमारी जो हमें, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, के किसी और तरफ तशखीस की तरफ जाना पड़े, तो उसमें एटिपिकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट कहता है जी मेरा वज़न भी गिर रहा है, मुझे बुखार रह रहा है, मेरी दर्द दोनों टांगों में है, मेरी दर्द बेहतर ही नहीं हो रही, किसी मूवमेंट में दर्द बेहतर नहीं हो रही, मेरी दर्द दवाई खाने से बेहतर नहीं हो रही। तो इस तरह इसको हम एटिपिकल सिम्टम्स बोलते हैं कि वो लाइक हमें निशानदेही होती है कि इसको कोई ना कोई और अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, तो उसको फिर हम रेफ़र कर देते हैं, इन्वेस्टिगेट करवा लेते हैं, उससे हमें पता लग जाता है। अच्छा, एक तो आपने ये बता दिया कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। ये भी होता है कि sciatica का दर्द किसी इंसान में बहुत ऐसा हो कि उससे बेयर ही ना हो रहा हो, टॉलरेट ही ना हो, किसी इंसान में ये मुख्तलिफ अंदाज में बिहेव कर रहा हो, इतनी स्वेरिटी ना हो। ये पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी करती हैं। ये बेसिकली ना पेन परसेप्शन होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल खिलाड़ी है अगर, अब खिलाड़ी के जिस्म को आदत होती है कि उसने एग्रेसिवली खेलना होता है, उसका जिस्म एक्टिव होता है, तो वो इस तरह की दर्दें, हाईएस्ट लेवल की पेन भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बंदा जिसको ज़िंदगी में कभी दर्द ना हुई हो, तो उसके लिए अजाब होता है, क्योंकि जो ख़ासतौर पर ऑफिस गोइंग लोग हैं, वाइट कॉलर जॉब करते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। वो कहते हैं जी हमसे दर्द बर्दाश्त, ख़वातीन में ये हो तो ख़वातीन से दर्द बर्दाश्त नहीं होती, तो उस केस में ख़वातीन से क्यों नहीं दर्द बर्दाश्त होती? वो तो इतना कुछ वैसे बर्दाश्त करती हैं डेफिनेटली, लेकिन बट समहाउ ऑब्जर्व किया गया है कि उनमें
पेन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी ज़्यादा होती है Intensity ना, ज़्यादा पेन होती की इंटेंसिटी। मुझे लगा शायद टॉलरेंस लेवल इतना नहीं नहीं होता। टॉलरेंस लेवल बहुत है ख़वातीन बहुत सी ख़वातीन सुन रही होंगी। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाह रही हूँ कि उम्र के किस हिस्से में sciatica का जो दर्द है वो होता है किसी भी इंडिविजुअल को? अगर इसको हम एज से रिलेट करें ना, तो एज से वैसे रिलेट नहीं करता, लेकिन आजकल अगर हम देखें तो ये यंग जनरेशन में 15 साल से लेकर 30 साल तक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है। 15 साल में भी, यानी कि जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि ये पहले इतना कॉमन नहीं था। शायद आज से 3 साल पहले तक जब मैं मतलब अपने करियर का बिल्कुल स्टार्ट में थी तो मैंने शायद बड़ा ही रेयर ये सुना था कि किसी को sciatica हो, मुझे पता भी नहीं था ये दर्द होता क्या है। लेकिन येस, अब हम अपने इर्द गिर्द जब अब नज़र दौड़ाते हैं या इर्द गिर्द के लोगों से मेल मिलाप करते हैं तो पता लगता है अच्छा ये भी दर्द है। अब ये कॉमन होना शुरू हो गया है, लोगों में इसके केसेस सामने आना शुरू बहुत हो गए। ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा। ये क्या रीज़न है जो आप 15 से 30 साल का एज ग्रुप बता रहे हैं? सो व्हाट इज़ द रीज़न? इसकी सिंपल रीज़न है बैठना और ज़्यादा बैठना। इसके अलावा कोई अग्रेसिव रीज़न नहीं है। ठीक है। आज ही सुबह मैंने एक पेशेंट देखा जिसका एक तरह से ना कुब निकला हुआ था। उसकी एज थी 16 साल। तो मैंने उसकी हिस्ट्री ले ली गई, उसको मैंने सवाल एक किया आती, मैंने कहा कि ये लेटता कितना है और ये मोबाइल और लैपटॉप कितना यूज़ करता है। तो उसकी मदर ने कहा कि तकरीबन 10-10 12-12 घंटे ये बेड पे रहता है। तो मकसद कहने का ये कि लाइफ स्टाइल की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक्टिव लाइफ स्टाइल हो, रोज़ाना आपने चलना फिरना हो, और अगर आप बैठ रहे हैं, और आजकल ये हो रहा है कि लोग मूवमेंट होनी चाहिए ना बेसिकली। जो आप कह रहे हैं, जो ड्राइवर हजरात भी हैं या जो दर्जी वगैरह भी हैं, ये काम काज तो कर रहे हैं बट मोबिलिटी उस तरह से नहीं है। तो आपकी लाइफ में मोबिलिटी भी होनी चाहिए। 18-18 घंटे लोग काम करते हैं बैठ के। ये आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, ये जो फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर लैपटॉप पे काम करते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि ये 15-15 घंटे 18-18 घंटे काम कर रहे होते हैं। तो उससे फिर इस तरह के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। बट डायरेक्टली इसका एज से ताल्लुक़ नहीं है। ज़िंदगी किसी भी हिस्से में हो जाता है, लेकिन टीन एज में ज़्यादा होता है। टीन एज में ज़्यादा हो रहा है आजकल, ज़्यादा हो रहा है आजकल ज़्यादा हो रहा है। ख़वातीन में वैसे क्यों ये देखने में आता है कि केसेस ज़्यादा होते हैं? आपने कहा ना टेलर्स जो हैं वो एक चौकरी मार के नॉट बना के बैठते हैं, ड्राइवर्स जो हैं वो एक सर्टन पोजीशन में ड्राइविंग करते हैं, और बहुत से ड्राइवर्स ऐसे बड़े बड़े लंबे रूटों पे गाड़ी चला रहे होते हैं। ख़वातीन में इसका प्रेवलेंट होना, इसकी क्या रीज़न है? ख़वातीन में आपको बताया कि आपका ना पेल्विस वाइड होता है, जो हमारे हिप्स होते हैं वाइड होते हैं, और उसकी वजह से जो सारा जोर है वो ओनली रीज़न कह सकते हैं। ये एक वन ऑफ, यानी कि जिन लोगों में जिन ख़वातीन में पेल्विस ज़्यादा वाइड होता है, दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स sciatica। बट मैंने 1-2 केसेस ऐसे भी देखे जिसमें ख़वातीन दे वर लाइक स्लिम, नॉट एग्जैक्टली स्लिम एंड स्मार्ट बट आइडियल वेट था, आइडियल बॉडी वेट था। उनके लाइफस्टाइल में आप 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत थिन लोग होते हैं या बहुत स्किनी होते हैं, उनमें भी हो सकते हैं क्योंकि उनके मसल मैस इतना ज़्यादा नहीं होता, मोबिलिटी नहीं ना होगी, मोबिलिटी भी नहीं होती और मसल भी ज़्यादा डेवलप नहीं होते। उस वजह से डायरेक्ट जोर पड़ता है मसल्स पे और sciatic नर्व पे दबाव जाता है, जिस वजह से पूरी टांग में दर्द आती है। अच्छा, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, हम लोग अपने मॉर्निंग शो में बाकायदा एक हेल्थ का हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हम मुख्तलिफ नौइयत के डिजीज़, उनका ट्रीटमेंट वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं। जो भी बीमारी आपको डिस्कस कर लें, वो भले आँखों की हो, वो गले की हो, कोई हार्ट के इश्यूज़ हो, डायबिटीज़ हो, किसी भी किस्म की आप बीमारी आजकल डिस्कस कर लें ना, तो हर चीज़ का कंक्लूजन ये निकलता है कि लाइफस्टाइल अपना ठीक कर लें। लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे तो फ़लाँ चीज़ नहीं होगी, फ़लाँ चीज़ नहीं होगी। अभी आपने इसमें भी कहा कि लाइफस्टाइल हमारा चूँकि ऐसा हो चुका है। अब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो काउंट होती हैं, मैटर करती हैं। आपकी नींद, आपकी खुराक, आपकी मोबिलिटी, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। अब आपने वो 2 चीज़ों का तो बता दिया, एक चीज़ का तो बता दिया। अभी साउंड स्लीप होना, इसका भी क्या कोई रोल है इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्टली ना भी हो? प्लस ग़िज़ा का क्या किरदार है? इस जो स्लीप की अगर हम बात करें ना, तो स्लीप इज़ द बेस्ट रिकवरी। अगर आप प्रॉपर सोते हैं तो आपके मसल्स रिलैक्स रहते हैं, बैक के मसल्स रिलैक्स रहते हैं, पूरी बॉडी के मसल्स रिलैक्स रहते हैं। ठीक है। तो वो एरिया कम स्ट्रेस्ड होता है, तो कम चांसेस होते हैं कि आपको ऐसा प्रॉब्लम हो। और उसके अलावा अगर ग़िज़ा की बात करें तो जिन पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है, उन पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको sciatica के चांसेस ज़्यादा हैं। चांसेस, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापे के अंदर चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पेट का कर्व बढ़ जाता है, कमर पे दबाव बढ़ जाता है, हिप्स पे दबाव बढ़ जाता है, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं। तो नींद तो हर सूरत पूरी होनी चाहिए। रिकवरी उससे बहुत अच्छी होती है। अगर sciatica का पेशेंट भी हो, उसको भी हम एडवाइस करते हैं कि आप विद एक्सरसाइज, विद प्रॉपर पोजीशनिंग, नींद आपने लाजमी पूरी करनी है। और कॉन्स्टिपेशन का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वो इनडायरेक्टली
अफेक्ट कर रहा होता है उस सही। प्रॉब्लम को। अच्छा, और ग़िज़ा? ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए, हाई फाइबर फूड? हाई फाइबर फूड, नरम होगी ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और ठंडी चीज़ें, गर्म चीज़ें, इसके बारे में मैं एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है कि ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ऐसी मेडिकेशंस ले रहे होते हैं जिसको कहते हैं जी खुद से ही हकीमी दवाएं ले रहे होते हैं, उससे नुकसान ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई स्टेरॉइड्स एक्स्ट्रा बगैर पूछे ले लें, उससे हिप जॉइंट गल जाता है जिसको नेक्रोसिस बोलते हैं। तो शियाटिका को ठीक करते करते वो और प्रॉब्लम्स की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि ग़िज़ा मुनासिब खाएँ और नरम ग़िज़ा खाएँ, मतलब हाई फाइबर फूड खाएँ। अच्छा, एक और मैं आपसे यहाँ पर एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगी कि क्या ये जो दर्द है ये पूरी ज़िंदगी साथ रहता है या ये ठीक हो जाता है, और अगर हो जाता है तो कितना टाइम लगता है? अगर इसको आप टाइमली एड्रेस कर लें तो 3 to 4 वीक्स में ठीक हो जाता है मुकम्मल, और दोबारा होने के चांसेस नहीं होते? दोबारा अगर आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा वैसा रहेगा तो फिर होगा। अदरवाइज ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि जी एक दफ़ा हो गया तो होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं जी हमारे जो बाप दादा थे उनको था, हमारी फैमिली में होता है ये, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। जेनेटिक्स में रन नहीं ये करता। कतन जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, ये अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता। सही। और ये ट्रीटेबल है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ये फिर थ्रू आउट द लाइफ चलेगा, रेयर होते हैं। प्रैक्टिकली मेरे 12 साल हो गए काम करते हुए, ऐसे नहीं लेकिन हुआ। ऐसा नहीं होता। अच्छा, चलें अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। पहले तो प्रिवेंशन आप बता दें कि अब इससे बचना क्या है, इसके लिए क्या करना है, टाइम शॉर्ट है, ब्रेक भी शामिल करनी है, प्रिवेंशन बता दें, और जो ऑलरेडी जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उन्होंने अपना चीज़ों को मैनेज किस तरह से करना है। प्रिवेंशन ये है कि आप 20 से 25 मिनट से ज़्यादा ना बैठें, अगर बैठें तो टेक लगा कर बैठें और नरम जगह पर बैठें। सही। पेल्विक मोबिलिटी का ख्याल रखें, यानी कि हम खड़े होकर ना हिप सर्कल्स करते हैं, उसका ख्याल रखें। लेग्स इन एंड आउट करते हैं, उसका ख्याल रखें। झुकना वापस आना, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो ये चीज़ें आप करते रहेंगे। नहीं, ख्याल क्या रखें? पेल्विक ये करनी है चीज़ें, ये करनी है चीज़ें, मूवमेंट करनी है। हिप की मोबिलिटी, जिस तरह मैं आपको कहा हिप सर्कल्स खड़े होके, ये लाजमी करें। इससे आपकी हिप पेल्विक मोबिलिटी रहेगी, वो एरिया आपका रिलैक्स रहेगा। उसके अलावा जब हम रुकू में जाते हैं ना, तो हमारे बैक के हिप्स के मसल स्ट्रेच होते हैं। सही। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बेस्ट हैं रिलैक्स रखने के लिए हिप्स के मसल्स को। सही। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं। उसके अलावा अगर ट्रीटमेंट के बारे में आप पूछेंगे तो इसके मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं। अगर हम फिज़ियोथेरेपी की बात करें तो फिज़ियोथेरेपी में अगर शदीद दर्द में पेशेंट होता है तो हम सबसे पहले उसकी दर्द को फोकस करते हैं। उसके अंदर हमारी कुछ मैनुअल टेक्निक्स हैं जिसमें हम हाथों से ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें हम कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, टेंस यूज़ करते हैं। फिर हमारी कुछ मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स होती हैं जिसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, जिसमें हमारा टारगेट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की टांग में दर्द आ गई, उससे उसके मसल्स टाइट हो जाएंगे, उससे मसल्स वीक हो जाएंगे, उसके अलावा उसका पोस्चर ख़राब हो जाएगा। तो हमें दर्द को बेहतर करना पड़ता है, मसल को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना पड़ता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को बताना पड़ता है ये हुआ क्यों, उसको समझ आ जाती है कि मैं इस तरह बैठता था, मैं एक्सरसाइज नहीं करता। ओरल मेडिकेशंस भी वैसे इस्तेमाल ओरल मेडिकेशन पेशेंट हमारी प्रैक्टिस में ऑलरेडी लेकर आ रहा होता है। सही, तकलीफ से वो पेन किलर्स होते होंगे ना, पहली एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन ले रहा होता है, पेन किलर्स ले रहा होता है। तो जब तक हमारे पास पहुंचता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो वो एक तरह से अक चुका होता है, वो बस के जी सर। लेकिन एक्सरसाइज के जरिए काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और यस, अगर आप प्रिवेंशन की तरफ आना चाहते हैं, सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द की, जिसमें आपने फिजिकल एक्टिविटी लाजमी रखनी है। स्पेशली अगर आपको पूरा दिन स्क्रीन के आगे गुजारना पड़ता है, लैपटॉप मोबाइल वगैरह पर अगर आपका ज़्यादा काम होता है, तो उसमें फिर कोशिश करें कि वो इंटरवल्स लेके, ब्रेक इंटरवल्स, और उसमें फिर आप थोड़ी सी मोबिलिटी कर लें, मूवमेंट कर लें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हाशिम हमारे साथ आज इस शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1 मई है आज, और जब हम मज़दूरों की बात करते हैं, मज़दूरों के आलमी दिन की बात करते हैं, सो इस दिन का अगर हम हवाला दें, सो इसका यकीनी तौर पर एक बैकग्राउंड है। लेकिन अगर हम मज़दूरों की बात करें, सो ये हमारे मुआशरे का वो तबका है जो बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक करके अपना गुज़र बसर भी करता है, लोगों के घरों की तामीर में, मुख्तलिफ़ इमारतों की तामीर में, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो या किसी
और नौयत की भी मजदूरी हो, तो दिन रात एक करके ये लोग अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर इनके हुकूक की बात आती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हक तलफी इस तबके की जाती है। फिर एक और बहुत बड़ी बात कि इनकी मेहनत को तस्लीम नहीं किया जाता। सो इसके क्या वजूहात है? पाकिस्तान में मज़दूरों के हुकूक की बात तो बहुत की जाती है, कुछ कवानीन बने भी, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हुई। और अब इस महंगाई के अगर हम दौर की बात करें, यहाँ पर तो जो अमीर से अमीर तर लोग भी हैं वो भी आजकल अपने बिजनेसेस को लेकर, मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर परेशान है। तो जहाँ पर हम मज़दूरों की बात करते हैं जिनकी अगर दिहाड़ी लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो डेली वेज जो है वो भी एक मुनासिब अंदाज में ना अदा होना। सो देर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज़ जिनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज हम इन्हीं इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन पंजाब के न्याज खान साहब। न्याज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। न्याज साहब, आज मज़दूरों का आलमी दिन है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे मुआशरे में क्या, इसके साथ साथ हमारा हमसाया मुल्क भी है, भारत में हम देख लें, बांग्लादेश में देख लें और मुख्तलिफ ममालिक में देख लें, मज़दूरों को आपके ख्याल में एक पिसा हुआ तबका क्यों समझा जाता है? जी, ये हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, नेपाल, इनमें तकरीबन मज़दूरों की सूरत हाल एक जैसी है। ठीक है। मगर अगर आप देखें यूरोप, अमेरिका या दीगर ममालक में, तो वहाँ मज़दूरों की सूरत हाल बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ कानून पे अमल दरामद होता है। जो मज़दूरों के लिए कानून बनाए गए हैं उन पे अमल दरामद होता है। हमारा जो पाकिस्तान में मज़दूरों का सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ कानून पे अमल दरामद नहीं होता। अच्छा, आपको लगता है कि कवानीन पर अमल दरामद ना होना, उसकी वजह से मज़दूरों को हमारे मुआशरे का एक पिसा हुआ तबका जो है वो समझा जा रहा है, और मज़दूरों को कानून पे अमल दरामद नहीं होता। दूसरा, मज़दूरों को कम तर समझा जाता है। ये कम तर समझने में आपको क्या लगता है? मज़दूरों का अपना रोल है इसमें, उनकी मुनासिब एजुकेशन ना होना, क्योंकि उनके पास तो एक बेसिक तालीम भी नहीं ना है, उस वजह से समझा जाता है। लोग डेफिनेटली हकारत की नज़र से भी देख रहे होते हैं। हालांकि कोई भी बंदा अपनी मजदूरी कर रहा है, अपने हिस्से का काम कर रहा है, तो वो भी मुआशरे का उसके लिए भी वही हुकूक हैं जो आम लोगों के लिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि हकारत से देखा जाना, हुकूक की अदायगी ना होना, एक तो हो गया कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन ना होना, इसके अलावा क्या वजूहात है? इसके अलावा जो वजूहात हैं कि कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से मज़दूरों को, यहाँ हमारा कवानीन कहता है कि जहाँ 5 लोग भी काम करते हों उनको सोशल सिक्योरिटी और EOBI कार्ड दिए जाएं। सोशल सिक्योरिटी होता है इलाज मुआवजे का, और EOBI होता है बुढ़ापे की पेंशन का। ये कार्ड उनको दिए जाएं, और इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो मालक अदा करता है। सही। और वो मालक जो है वो ना तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी करता है और ना ही EOBI कार्ड जारी करता है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो पंजाब में अगर तकरीबन 1.5 करोड़ मज़दूर हैं, तो पंजाब में सिर्फ 11 लाख वर्कर के पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड है। और ये तो अगर एक शॉप है ना, शॉप, उस पर भी अगर 5 लोग काम करते हैं तो वो शॉप के मालिक की जिम्मेदारी है कि वो उनको सोशल सिक्योरिटी दे। और इसी तरह ये तो बहुत बड़े बड़े इदारों में भी शायद उस तरह से नहीं होता। कई इदारे बहरहाल ऐसे हैं जो आपके हेल्थ अलाउंस और इस किस्म की चीज़ें जो है वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये काम नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम मज़दूरों के तनाजुर में अगर हम इसी बात को ले लें, अब मज़दूर अगर एक है, वो आज किसी एक मालिक के पास मुलाजमत कर रहा है, कल वो किसी और जगह होगा, परसों वो किसी और के आगे मुलाजमत कर रहा होगा, दिहाड़ी कर रहा होगा अपनी, तो आपको नहीं लगता कि वो फिर उसमें मालिक भी क्या करे? नहीं, इसमें कवानीन है। अगर किसी के पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड है तो वो अगली फैक्ट्री में जाएगा तो उसको अगली फैक्ट्री का मालिक सोशल सिक्योरिटी कार्ड देगा बना के। अगर उसके पास EOBI कार्ड है तो वो नया नहीं बनाना पड़ेगा, उसी EOBI कार्ड पे वो कंट्रीब्यूशन जारी करेगा और उसका वो कार्ड जो है वहाँ से वो कंटिन्यू हो जाएगा। और जब उसकी उम्र 60 साल होगी और उस कार्ड पे उसकी मुद्दत मुलाजमत 15 साल हो जाएगी, चाहे वो 5-5 साल 3 जगहों पे उसने काम किया हो, मगर 15 साल पूरी होनी चाहिए। 60 साल की उम्र में वो उसकी पेंशन का वो हकदार है। पेंशन इसको कौन अदा करेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है पेंशन, और इस वक्त भी कोई मेरा ख्याल में कुछ 30-40 हज़ार वर्करों को मिल रही है
45,000 को। अच्छा। यानी कि ये एक सिस्टम जो है वो चल रहा है, लेकिन चल रहा है। सब मजदूरों के लिए भी नहीं है, चंद एक जो है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं, करते हैं। इसमें एक जो है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर हमारी हुकूमत चाहे तो महीनों और सालों में इसमें इजाफा हो सकता है। अब सोशल सिक्योरिटी जो कार्ड होल्डर हैं पूरे पाकिस्तान में 90 लाख हैं, सही, मगर आज से 2010 में इनकी तादाद थी 28 लाख। वो 2010, 11 और 12 में हुकूमत ने एक मुहिम चलाई थी कि मालिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने मजदूर को EOBI कार्ड जारी करे, और मजदूर की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने मालिक से मुतालबा करे। तो आप यकीन माने 2 साल में इनकी तादाद 28 लाख से बढ़ के 90 लाख हो गई थी, 95 लाख। थोड़ा सा इनिशिएटिव। अच्छा, एक मैं आपसे यहाँ पर मतलब अभी ये बात आप कर रहे हैं कि EOBI कार्ड का होना, सोशल सिक्योरिटी का होना, तो इसका सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स जो हैं उनका इजरा कौन करता है? करती हुकूमत ही है? करती हुकूमत ही है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है ना, ये सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है और डिस्पेंसरियाँ हैं। यहाँ गुलबर्ग में है आपका ये सोशल सिक्योरिटी अस्पताल है बहुत तो बड़ा। अब मजदूर किसी भी मालिक के आगे मुलाजमत कर रहा है या डेली वेजेस जो इनको हम दिहाड़ियाँ कहते हैं उस पर अगर काम कर रहा है, तो वो वहाँ पर जाके सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिखाएगा, और अगर उस टाइम पे अगर वो 2 साल मुलाजमत करता है, 3 साल करता है, उसमें अगर उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया, उस सोशल सिक्योरिटी कार्ड के होने की वजह से उसके इलाज मुआवजे के अखराजात जो हैं उसका वो मालिक बर्दाश्त करेगा। ये सिर्फ एक वर्कर ही नहीं, उसके बीवी बच्चे भी, उसके बूढ़े वालदैन भी, वो वहाँ से इलाज मुआवजा हासिल करेंगे। और सिर्फ इलाज मुआवजा ही नहीं, उसके बच्चों को मुफ्त तालीम भी दी जाएगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बने। यहाँ मेरे पास ऐसी मिसाल है कि मजदूरों के बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बने हैं, जिनकी 60 लाख 80 लाख रुपया सोशल सिक्योरिटी और वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है उनके फीसें दे रही हैं। मैं ना असल में आपसे खुद भी ये प्रोसेस समझना चाह रही हूँ, तरीका कार क्या है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स का इजरा होगा ये हुकूमत की तानिब से। हुकूमत का कौन सा महकमा है जो इसके साथ सोशल सिक्योरिटी का महकमा, सोशल सिक्योरिटी वाला महकमा ही कर रहा होगा, ठीक है। अब वो मजदूर ने वहाँ से कार्ड बना लिया, इसके लिए उसकी ऑलरेडी जो मुलाजमत है उसके कितना काम उसने किया होना चाहिए, कितने साल हो गए? वो 3रे महीने कार्ड उसको मिलना चाहिए। एक जगह उसने काम शुरू किया है ना, 3रे महीने मिलना चाहिए। अच्छा, वो सोशल सिक्योरिटी वाले देंगे, उसी दिन से शुरू हो जाएगा। सिर्फ उसकी जो मैरिज ग्रांट है या ऐसी जो एजुकेशन ग्रांट है वो 2 साल बाद लगती है। ठीक है, वो 2 साल के बाद लगेगी, और उसके बाद जहां पर वो मुलाजिम होगा उसको तमाम चीजें उसका वो मालिक, मौजूदा मालिक उसका, और अगर मालिक कह देता है कि मैं नहीं अदा कर सकता, नहीं करूंगा, मालिक, हाँ, मालिक यही पाकिस्तान में यही हो रहा है ना। मालिक ये कह नहीं सकता कानून के मुताबिक। मालिक पे सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो जुर्माना करता है, उस पर बाकायदा केस चल जाता है। लेकिन अगर देखें नियाज़ साहब, अगर एक मजदूर जो है अगर वो चंद दिन काम करता है दिहाड़ी पर, लाइक किसी के आगे अगर मुलाजमत वो कर रहा है, तो उसका अगर 1 महीने में काम ख़त्म हो गया तो वो 1 महीने का ही मालिक देनदार है, या ये भी थोड़ा समझाएं। कोई ऐसा काम नहीं है जो मुस्तकिल बुनियादों पर ना हो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के शोबे में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो 6 माह 3 माह, मगर उसमें भी ये कानून है कि 6 माह से ऊपर अगर प्रोजेक्ट 6 माह का या 6 माह से ऊपर होगा तो उसमें वर्कर को सोशल सिक्योरिटी EOBI मिलेगा। अच्छा, और EOBI में पेंशन जब हम बात करते हैं तो ये कितनी एक मजदूर को पेंशन मिलती है? और जिस तरह हमारे यहाँ पर जो 17वें ग्रेड से मुलाजिम रिटायर हुआ होता है, कोई 18वें से होता है, कोई 22वें से होता है, 21वें से होता है, तो उनकी पेंशन में फ़र्क होता है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, जिस भी ग्रेड से वो रिटायर हों उसके मुनासबत से होती है। मजदूरोों में भी क्या ऐसे ही होता है? मगर इस शोबे में हमारे इदारों ने बहुत इंसाफ किया हुआ है। मजदूर की अभी जो पेंशन हुई है वो 8,500 रुपया है माहाना, मगर हम मजदूर तंजीमें और ट्रेड यूनियन डिमांड कर रही हैं कि इसको मिनिमम वेज के बराबर किया जाए। मिनिमम वेज जो 2022 में 25,000 हुई थी और अब 32,000 का ऐलान जुज़वी तौर पे हुकूमत ने किया है, और ये 1 जुलाई से 32,000 रुपया मिनिमम वेज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। ये 1 जुलाई से यानी कि बजट जो अभी आएगा उसके बाद से ये 32,000 जो है वो हो जाएगी। इस वक्त जब हम पाकिस्तान में मजदूरों की डेली वेज की बात करते हैं
तो रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी एक जो मज़दूर है वो कमाई कर लेता है और कितने घंटे उसकी ड्यूटी होती है? कानून के मुताबिक तो मिनिमम वेज जो है वो 25,000 है। 25,000 महीने का हुआ ना? 25,000 महीने का हुआ। जो डेली वेजेस है ना कानून के मुताबिक, ये 25,000 को आप 26 पे तकसीम करते 26 दिनों पर, 26 और 4 दिनों पर। आपकी छुट्टियां। हाँ बिल्कुल, ये 900 कुछ रुपए बनती है। 900 कुछ रुपए रोजाना के मजदूर को। और कितने घंटे के काम? 8 घंटे काम। 8 घंटे का काम। इसके साथ- आपको लगता है कि ये जो 3 चीजें हैं, महीने की एक छुट्टी का होना, इसके साथ साथ हफ्ते की एक छुट्टी, अच्छा हाँ, महीने की 4 और हफ्ते की एक छुट्टी का छुट्टी, होना, इसके साथ साथ जो अभी आपने बताया डेली वेज 900 कुछ रुपए वो हाँ। तनख्वाह बनती है एक दिन की। जी, जी। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ चीज़ें जो भी आप मेंशन कर रहे थे, जिसमें ड्यूटी आवर्स भी आ जाते हैं 8 घंटे, इन चीज़ों पर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है? इनमें उस जगह पे इम्प्लीमेंटेशन है जहाँ ट्रेड यूनियन है, जिन अदारों में, या जो मल्टीनेशनल है, या कुछ वो फैक्ट्रियाँ जो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम करती हैं, सही, उन जगहों पे इन चीज़ों पे अमल दरामद होता है। बाकी जो है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। बाकी अच्छा, नहीं एक सोचता। मज़दूर में मतलब अगर हम ये देखें तो हम मुख्तलिफ एरियाज़ में जाएं तो वहाँ पर मज़दूर जो हैं वो जमखट्टे बनाकर खड़े होते हैं, और कोई भी गाड़ी आती है वो आसपास आ जाते हैं कि हमसे हाँ। पेंट करवाया जाए, हमसे जी, आज की मजदूरी करवाई जाए। वो लोगों से बराह रास्त लोगों के साथ उस टाइम राब्ते में आ रहे होते हैं। ये वाले मज़दूर कौन से होते ये हैं? कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो कंस्ट्रक्शन में यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे लोग उनको लेके जाते हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे उनके लेकिन पास ये जो तमाम चीज़ें हैं ये उनके लिए भी हैं? ये उनके लिए भी है। अब किसी ने अगर घर पे अपने एक पेंट करवा लिया, एक दिन लगा उसने, नहीं, एक वो दिन- तो उनका उधर ही तय हो जाता है, हाँ वो तय हो जाता है। वो उधर ही उनका तय हो जो जाता बड़े है। इदारों के साथ काम हाँ। करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज या जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, जैसे अभी ये हम अगर देखें तो हम नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पर जाएं और वहाँ पे कुछ जगहों पे जहाँ सी पैक का काम हो रहा है, वहाँ पे बहुत सी लेबर चाइना की भी है, लेकिन चाइना की पाकिस्तानी लेबर भी वहाँ पर है। हाँ, सो मैंने- उनके लिए ये तमाम चीज़ें हैं। जी, मैंने शुरू में आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन लेबर, जो प्रोजेक्ट, जो बिल्डिंग, जो इमारत, जो डैम, जो सड़क 6 माह के अंदर अंदर कंप्लीट होगी, उस पे लागू नहीं होगा लेबर कानून। 6 माह से ज़्यादा का जो प्रोजेक्ट है उस पे ये तमाम कवानीन और तमाम चीज़ें लागू अच्छा, होंगी। 6 माह से ज़्यादा का जी, होना जी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मज़दूरों के अगर हम मसाइल देखें, जी। क्योंकि आज जो मज़दूरों का आलमी दिन है, हम उनके मसाइल को उजागर करना चाहेंगे, क्या क्या उनके इश्यूज़ हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या मसले हैं जिससे इस वक्त पाकिस्तानी मज़दूर तबका जो है वो दो चार है और कोई सुनवाई नहीं उसकी हो रही? शनासा, ये इस वक्त जो मज़दूरों का सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई की वजह से उनकी कम उजरतें हैं। हम कहते हैं कि कम से कम माहाना तनख्वाह जो होनी चाहिए मज़दूर की वो 50,000 रुपये होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने तो अब जून में 32,000 करेगी, मगर हम कह रहे हैं कि 50,000 करनी चाहिए। उसके अलावा मज़दूर जहाँ भी काम करता है, ऐसे अदारे जहाँ कानून के मुताबिक 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उनको ट्रेड यूनियन की आज़ादी दी जाए। ये ट्रेड यूनियन का क्या असर, ये कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट ये है कि जो अदारा जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ ट्रेड यूनियन इसलिए होनी चाहिए कि उन वर्कर के काम के मतलब जो मसाइल हैं वो आपस में तय करके फिर मालिक को बताएं कि हमारे ये मसले हैं, हमारी तनख्वाहें कम हैं, या हमारा ये इशू है, ये मसला है, इसको आप हल करें। अच्छा, एक और चीज़ के बहुत से मज़दूर ऐसे होते हैं जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती, मतलब जो ज़ाहिरी बात है वो 6-6 महीने वाले प्रोजेक्ट्स पर नहीं हाँ, होते। ऐसे में क्या हुकूमत को उनके लिए कुछ करना चाहिए? हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत को देखे ना, बाज़ जो खुशहाल ममालिक है वहाँ तो कोई बंदा काम करता है या नहीं करता, वो उससे गरज नहीं। जिसके पास उस मुल्क की नेशनलिटी है या शहरियत है, वो जो है शहरी होता है और तमाम सहूलतें वो ले रहा होता है। सही। यहाँ उन मज़दूरों को नहीं मिलती। यहाँ तो मुनज़्ज़म जो मज़दूर हैं, जो फैक्ट्रियों में 4-4, 5-5 हज़ार लोग एक एक फैक्ट्री में काम करते हैं,
उनको कानून के मुताबिक कुछ नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल ठीक। और इन तमाम चीज़ों को ऑब्वियसली हुकूमत को भी चाहिए कि जो मज़दूरों के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें। इन तमाम मसाइल की निशानदही हम अपने प्लेटफॉर्म से करें और भी मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से इसकी निशानदही होती रहती है। इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हमारे माशरे में जो समझा जाता है एक मज़दूर पिसा हुआ तबका है वो ना समझा जाए और चीज़ें जो हैं वो बेहतर और एक बेहतर अंदाज़े ज़िंदगी और एक बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी ये हम सब का हक़ है और मज़दूरों का भी डेफिनेटली हक़ बनता है। बहुत शुक्रिया नियाज़ खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे, क्योंकि आज 1 मई है और मज़दूरों के आलमी दिन पर चंद एक हुकूक जो हैं जो मैं भी अपने इस शो के तवस्सुत से मेंशन करना चाहूँगी कि ड्यूटी आवर्स 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हफ्ते में लाजमी तौर पर एक छुट्टी होनी चाहिए। जो मज़दूरों की मुलाजमत है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाना चाहिए। जो ख़वातीन जो मज़दूर होती हैं, जो फ़ीमेल लेबर्स बेसिकली होती हैं, उनको प्रेगनेंसी के दौरान उनकी भी जो छुट्टियां हैं वो होनी चाहिए। और अगर कोई हादसा किसी भी काम के दौरान प्रोजेक्ट को ऑब्वियसली करते हुए अगर कोई पेश आ जाता है तो उसमें जितने भी मेडिकल अलाउंस हैं उसका ख्याल उस मालिक को रखना चाहिए। और मुख्तलिफ कवानीन हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन होना बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।